Welcome listeners. Today's topic is Unit 5 of MPN 013 Public Systems Management. आज का हमारा मुख्य फोकस ये समझना है कि आखिर किसी देश का इकोसिस्टम, मेरा मतलब है वहाँ का समाज और अर्थव्यवस्था, वहाँ के पब्लिक सिस्टम्स को कैसे आकार देता है। देखिए, प्रशासन में ना अक्सर एक फ्रिक्शन होता है, एक तरह का टकराव, और समय के साथ इसका इवोल्यूशन भी जरूर होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे आज हम इस एक्सप्लेनर में विस्तार से समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे सामाजिक आर्थिक संदर्भ से, फिर देखेंगे भारत की सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक वास्तविकताएं, शासन में चुनौतियां, बदलता हुआ राज्य और अंत में आगे का रास्ता। ये आउटलाइन हमें बताएगी कि भारत की डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक चुनौतियां हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को कैसे शेप करती हैं। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, सामाजिक आर्थिक संदर्भ यानी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि पब्लिक सिस्टम्स कोई बेजान मशीनें नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये ना एकदम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं। किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम, कानून या प्रशासनिक नियम बस यूं ही हवा में नहीं बन जाते हैं। वे उस समाज की मिट्टी में पनपते हैं जहाँ की परंपराएं, संस्कृति और ऐतिहासिक मूल्य उनकी जड़ें होती हैं। इस गहरे कनेक्शन को समझे बिना किसी भी पब्लिक सिस्टम का असरदार मैनेजमेंट प्रैक्टिकली असंभव है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, भारत की सामाजिक गतिशीलता। यहाँ हम इंडियन इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। अब इस डाइवर्सिटी का स्केल देखिए। भारत की भाषाई विविधता अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। देश में करीब 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां मौजूद हैं और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली है। अब सोचिए, नीतियां बनाना, उन्हें नागरिकों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाना या राज्यों का गठन, इन सब का कितना गहरा राजनीतिक और प्रशासनिक असर होता होगा, है ना? अगर हम मैक्रो से माइक्रो लेवल पर आएं तो इंडियन कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ परिवार के प्रति वफादारी बहुत मायने रखती है। लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट से क्या उम्मीद की जाती है? पूरी निष्पक्षता। तो एक तरफ है आपकी प्राइमोर्डियल लॉयल्टीज यानी परिवार के प्रति वफादारी, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। इन दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा जाति और धर्म की वास्तविकताएं, ये सिर्फ सोशल कॉन्सेप्ट्स नहीं है दोस्तों। एक बहुलवादी समाज में ये हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बहुत ही क्रूशियल सिस्टमैटिक वेरिएबल्स हैं। पब्लिक सिस्टम्स के मैनेजर्स को लगातार इन डायनामिक और जटिल फोर्सेस के बीच काम करना पड़ता है। उन्हें ये इंश्योर करना होता है कि सोसाइटी में जस्टिस भी बनी रहे और सिस्टम भी स्मूथली चले। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, आर्थिक वास्तविकताएं। समाज के बाद अर्थव्यवस्था कैसे असर डालती है, यह समझते हैं। ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। टॉप 20% आबादी के पास देश का लगभग 50% धन है और वहीं बॉटम 20% के पास सिर्फ 7%। ये बहुत बड़ी आर्थिक खाई ना सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दरअसल एक रिमाइंडर है कि क्यों हमें एक अत्यधिक प्रभावी और न्याय संगत पब्लिक सिस्टम्स की इतनी जरूरत है ताकि सबको उनका हक मिल सके। और इसी आर्थिक खाई का डायरेक्ट नतीजा है गरीबी। गरीबी एक ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जहां लोगों का एक बड़ा वर्ग जीवन की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। 1999-2000 के एस्टिमेट्स बताते हैं कि लगभग 260 मिलियन से ज्यादा भारतीय इससे प्रभावित थे। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट करना भारत की गवर्नेंस और प्लान्ड डेवलपमेंट पर कितना मैसिव प्रेशर डालता होगा। सेक्शन 4, शासन में चुनौतियां। यहाँ सामाजिक आर्थिक संदर्भ और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतें सीधे टकराती हैं। गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी चुनौती है रूरल अर्बन इंटरफेस। 1966 की रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ने एक बहुत सही बात कही थी कि आखिर में इंसान ही इस पूरे मंच के केंद्र में है। आज टेक्नोलॉजी भले ही कितनी एडवांस्ड हो गई हो, सबसे बड़ा टास्क यही है कि गांव और शहर के बीच के इस गैप को कम किया जाए और डेवलपमेंट को हमेशा ह्यूमन सेंट्रिक रखा जाए। अब आते हैं एक और सिस्टम लेवल फ्रिक्शन पर, करप्शन। भारत में भ्रष्टाचार अक्सर एक त्रिकोणीय प्रकृति का होता है। इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स हैं, राजनेता, बिजनेस पर्सन्स और सिविल सर्वेंट्स। ये कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटिव देरी और लाल फीताशाही यानी रेड टेप की वजह से बहुत फलती फूलती है। तो इस लाल फीताशाही और करप्शन का तोड़ क्या है? वो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता।
ट्रांसपेरेंसी का सीधा सा मतलब है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से सीक्रेसी को हटाना और पब्लिक को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन का इजी एक्सेस देना। मॉडर्न गवर्नेंस में अगर करप्शन से लड़ना है तो ट्रांसपेरेंसी एक एब्सोल्युटली क्रूशियल एलिमेंट है। सेक्शन 5, बदलता हुआ राज्य। अब देखते हैं कि स्टेट खुद को समय के साथ कैसे इवॉल्व करता है। अगर हम भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इवोल्यूशन देखें तो आपको एक क्लियर शिफ्ट नजर आएगा। 1948 में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी से शुरुआत की, फिर 70 और 80 के दशक के आते आते थोड़ा लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ और 1991 में तो पूरी तरह से अनशैकलिंग हुई। इकोनॉमी को नौकरशाही के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। ये बेसिकली स्टेट का इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट से धीरे धीरे पीछे हटना था। इस शिफ्ट को 10वीं पंचवार्षिक योजना ने बहुत अच्छे से समराइज किया। गवर्नमेंट का रोल अब एक रिजिड प्रोड्यूसर स्टेट का नहीं रहा, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर और रेगुलेटर बन चुकी है। यानी सरकार अब सब कुछ खुद प्रोड्यूस करने के बजाय एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रही है जहां प्राइवेट सेक्टर और इंडिविजुअल्स आसानी से ग्रो कर सकें। और इस बदलाव का नतीजा क्या निकला? ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ एक बड़ा ट्रांजिशन। पुराने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में फोकस सिर्फ सेवाएं देने पर था, चाहे सिटीजन सेटिस्फाइड हो या नहीं। पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से सिटीजन ओरिएंटेड, कॉस्ट एफिशिएंट और एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच पर बेस्ड है, बिल्कुल एक मॉडर्न और कंपेटिटिव एंटरप्राइज की तरह। और अब हम हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 6, आगे का रास्ता। आगे का रास्ता कैसा होगा? देखिए, आज डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हम एक कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है। यहाँ स्टेट एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, पर उसके साथ प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज और हम जैसे आम नागरिकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सबको मिलकर ही काम करना होगा, तभी एक्चुअल ग्रोथ पॉसिबल है। इसी के साथ हम एक बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवाल पर आते हैं। एक तरफ पब्लिक सिस्टम्स पर प्रॉफिटेबिलिटी और कंपेटिटिवनेस का प्रेशर है, और दूसरी तरफ उन्हें सोशल जस्टिस और इक्विटी इंश्योर करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी पूरा करना है। तो इन दोनों के बीच ये कॉम्प्लेक्स बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.